हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल लेंडिंग। लेंडिंग का मतलब है कि लोन देना, और अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो तो उसे हम डिजिटल लेंडिंग कहेंगे। जैसे कि कुछ डिजिटल लेंडर्स होते हैं जिनको हम फाइनेंशियल टेक कंपनी यानी कि फिनटेक कंपनी कहते हैं, या तो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एलएसपीज कहते हैं। ये जो डिजिटल लेंडर्स है ये वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से या तो मोबाइल ऐप्स के थ्रू अगर लोन्स देते हैं या तो रिकवर करते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी को हम कहेंगे डिजिटल लेंडिंग। ये जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है वो कौन होते हैं कि जैसे बैंक्स है, एनबीएफसीज है। ठीक है, बैंक हमें पता है क्या है, और एनबीएफसीज का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज कि जो जिनको बैंक का स्टेटस नहीं दिया गया है बट वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह वर्क करते हैं, उन्हें कहते हैं एनबीएफसी। और ये बैंक और एनबीएफसी उन दोनों के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल होता है। ये आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड एंटिटीज है, इसीलिए इन्हें कहेंगे रेगुलेटेड एंटिटीज। तो जब ये बैंक्स और एनबीएफसीज की जो रेगुलेटेड एंटिटीज के नाम से जानेंगे, ये रेगुलेटेड एंटिटीज जब भी लोन्स प्रोवाइड करेगी और वो अगर डिजिटल एप्स के थ्रू लोन प्रोवाइड करना चाहती है, तो ये कुछ फिनटेक कंपनीज होंगे जिन्हें हम लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स कहेंगे, उन्हें वो एंगेज करेंगे, उन्हें वो अपॉइंट करेंगे। कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड, लोन देने के रिलेटेड, जिसमें ये इन्हें हेल्प करेगी। कैसे फंक्शंस ये लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स करेंगे? लोन अल्टीमेटली बैंक या एनबीएफसी के थ्रू ही जाएगी, बट ये लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है वो उनके लिए कस्टमर ढूंढने का काम करेंगे, कस्टमर एक्विजिशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, जो भी है। तो वो कस्टमर एक्वायर करेंगे, अंडर राइटिंग सपोर्ट करेंगे। अंडर राइटिंग सपोर्ट का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं उनसे उनसे जो भी कोलेटरल्स कलेक्ट करने हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे जिसे अंडर राइटिंग सपोर्ट कहेंगे ये करेंगे। प्लस लोन रिकवरी में भी ये लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स ये बैंक और एनबीएफसी को हेल्प करेंगे। अब आरबीआई के हिसाब से हमारे इंडिया में 1100 ऐसी लैंडिंग एप्स है जो डिजिटल लोन्स प्रोवाइड करती है, उसमें से 600 ऐसी है कि जो इलीगल ऐप है, और इनके लिए अभी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स मतलब कि कड़क रूल्स लाने की जरूरत है, या तो कोई एक सेपरेट लेजिस्लेशन मतलब कि सेपरेट लॉ या एक्ट्स बनाने की जरूरत है ये डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटी, जिससे इलीगल जो भी काम हो रहा है वो अटकाया जाए। यहां से याद रखना है डिजिटल लेंडिंग क्या है। तो गिविंग एंड रिसीविंग लोन्स थ्रू वेब प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल एप्स बाय डिजिटल लेंडर्स, जिनको फिनटेक कंपनीज या तो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स भी कहे जाएंगे। ये लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो रेगुलेटेड एंटिटीज के डिजिटल लेंडिंग फंक्शंस में हेल्प करेंगे, जैसे कि कस्टमर एक्विजिशन, अंडर राइटिंग सपोर्ट एंड रिकवरी ऑफ लोन्स। ऐसे फंक्शंस में ये आरईस को हेल्प करेंगे। और आरबीआई के हिसाब से 600 एप्स की जो टोटल 1100 एप्स में से ऐसी है कि जो इलीगल है, 500 एप्स ऐसी है जो लीगल है, और इनको रोकना जरूरी है। इसीलिए कुछ लेजिस्लेशन लॉज या तो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बनाने की जरूरत है, और ऐसे नॉर्म्स ऐसी गाइडलाइन डिजिटल लैंडिंग के लिए 2 मंथ्स पहले आरबीआई ने लॉन्च की थी। देखते हैं वो क्या है। ये जब भी हम गाइडलाइन करेंगे तो फर्स्ट ये एक कंसेप्ट आएगा जिसे कहेंगे एफएलडीजी, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। ये क्या है? तो ये एक लैंडिंग मॉडल है बिटवीन फिनटेक कंपनी एंड अ रेगुलेटेड एंटिटी, मतलब कि बैंक या तो एनबीएफसी उसके और ये फिनटेक कंपनी जो भी है उसके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसमें क्या होगा कि एक थर्ड पार्टी, ज्यादातर वो कोई इन्वेस्टमेंट पार्टनर होगा उनका, उसे या तो इंश्योरेंस कंपनी होगी, उसे वो लोग उसके साथ टाई अप करेंगे। जब ये फाइनेंशियल टेक कंपनी इनके लिए कस्टमर्स लाएंगे, तो ये कस्टमर्स में से कोई भी अगर लोन नहीं भरता है, तो जो लोन अमाउंट होगा उसका ये इन्वेस्टर जो होंगे, ये जो इंश्योरेंस कंपनी या तो ये जो थर्ड पार्टी होगी, वो बैंक्स को प्रोवाइड करेगी ये लोन गारंटी। ये लोग प्रोवाइड करेंगे लोन गारंटी, जिसे कहेंगे फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। डिफॉल्ट जब भी होगा, जो लॉस होगा उसको गारंटी करने के लिए ये एक मॉडल है जिसे हम लैंडिंग मॉडल कहेंगे। ये जो
इन्वेस्टर यहाँ पे बैंक को पे करेगा वो कुछ अप टू सर्टेन परसेंटेज होता है, कभी कभी वो 100% लोन अमाउंट भी बैंक और एनबीएफसी को वो प्रोवाइड करेगा। कंटेक्स्ट क्या है, ये क्यों न्यूज में है अभी ये गाइडलाइंस, क्योंकि आरबीआई ने 2 महीने पहले ऐसी गाइडलाइन डिजिटल लेंडिंग के लिए इश्यू की थी, बट अभी भी ये बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है और जो भी फिनटेक प्लेयर्स है, जो भी एलएसपीज है, उन लोगों में अभी भी कुछ कंफ्यूजन्स है, काफी सारे एस्पेक्ट्स है जिसमें उनको क्लैरिटी नहीं है, उसमें ये एफएलडीजी सिस्टम जो है उस पर भी उनको क्लैरिटी नहीं है, तो उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे याद रखना है कि एफएलडीजी क्या है, तो ये एक लैंडिंग मॉडल है फिनटेक कंपनी और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में, जिसमें जब भी और जिसमें एक थर्ड पार्टी रहेगी जो ये लोन जो होगी उसके डिफॉल्ट के लिए गारंटी देगी और जो भी लोन डिफॉल्ट होगा उसका सर्टेन परसेंटेज ये कंपनसेट करेगी रेगुलेटेड एंटिटीज को। अब ये गाइडलाइंस क्या है ये देख लेते हैं। तो गाइडलाइंस में जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उनके लिए कुछ गाइडलाइन है, जैसे कि ये रेगुलेटेड एंटिटी है एलएसपी के थ्रू लोन देगी, तो ये एलएसपीज जो है वो और ये जो बैंक है वो लोग जो रेट होगा वो सेम रेट ऑफर करेंगे और वो डिस्क्लोज करेंगे, जैसे कि 10% लोन पे अगर वो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो ये एलएसपी भी यही रेट कन्वे करेगा और ये बैंक जो होगी ये भी 10% रेट कन्वे करेगा। बोरोवर को ये साफ साफ बोला जाएगा, अप फ्रंट डिस्क्लोज किया जाएगा कि कितना रेट उनकी लोन पे चार्ज होने वाला है और उतना ही रेट उनसे लिया जाएगा। दूसरा कि जो भी प्रोडक्ट है लोन प्रोडक्ट उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन उनको बोरोवर्स को दी जाए, कुछ भी इसमें सप्रेस नहीं होना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताई उनको, मतलब कि सारी अवेयरनेस उनको प्रोवाइड की जाए प्रोडक्ट्स के बारे में, लोन प्रोडक्ट्स के बारे में। दूसरा है कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज होगी वो एलएसपी के थ्रू ये जो बोरोवर्स है जो भी लोन लेंगे उनकी पूरी इकोनॉमिक प्रोफाइल को कैप्चर करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे लोन नहीं दे सकते, पहले देखना पड़ेगा कि बोरोवर की कैपेसिटी है कि नहीं ये लोन वापस देने की। तो ये रेगुलेटेड एंटिटी के फंक्शंस है। एफएलडीजी के बारे में आरबीआई ने हर एक रेगुलेटेड एंटिटी को ऐसे कहा है, मतलब कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी जो होगी उन्हें सिक्योरिटाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब कि स्पेशली सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन में इनको जाना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा है कि बैंक जो होगी उन्हें क्रेडिट प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा लोन का जो भी पोर्टफोलियो होगा उसके ऊपर थ्रू एन इन्वेस्टर, कोई भी एक इन्वेस्टर रहेगा, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है कोई भी, उससे ये सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, बैंक गारंटी लेनी पड़ेगी कि जब भी कोई लोन पोर्टफोलियो डिफॉल्ट होगा, लोन एक पोर्टफोलियो होगा पूरा, उसमें अगर ये लोन कोई भी टाइप की है, कार लोन है सपोज, तो सभी कार लोन है उसका एक पोर्टफोलियो बनेगा, तो ये कोई भी एक कस्टमर अगर होगा या ज्यादा कस्टमर्स अगर लोन नहीं भरते हैं वापस, तो ये जो इन्वेस्टर होगा ये वाला, ये इन्वेस्टर रीएम्बर्स करेगा बैंक को जो भी लोन के ऊपर उनके लॉसेस हो गए उसके ऊपर। ये कुछ अमाउंट के लिए होता है और कभी कभी फुल अमाउंट भी ये इन्वेस्टर को पे करना पड़ता है। तो आरबीआई ने ये गाइडलाइन दी है कि ये कोई भी लोन ऑफर करने से पहले इनका सिक्योरिटाइजेशन होना चाहिए और ये सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन होना चाहिए कि गारंटी जो है ये कोई भी एक इन्वेस्टर से लेनी पड़ेगी। और आरबीआई ने बैंक को ऐसे कहा है कि वो जो भी एलएसपी या तो जो भी डिजिटल लेंडिंग ऐप है उनको अपॉइंट करेंगे ये फंक्शंस के लिए, वो सारी की सारी गाइडलाइंस जो भी ऊपर दी गई है इनका पूरा का पूरा कॉम्प्लायंस करे, मतलब कि उसको फुलफिल करे। तो ये डिजिटल लेंडिंग के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस है। इसमें से याद रखना है कि रेगुलेटेड एंटिटीज जो है उसे इंटरेस्ट जो भी चार्ज करेंगे वो और सारी प्रोडक्ट डिटेल, लोन प्रोडक्ट डिटेल जो भी होगी, सारी इंफॉर्मेशन ये कस्टमर्स को, मतलब कि बोरोवर्स को देनी पड़ेगी। बोरोवर्स की इकोनॉमिक प्रोफाइल उनको चेक करनी पड़ेगी और अगर कैपेसिटी है बोरोवर की तो ही उनको लोन ऑफर किया जाए। एफएलडीजी के बारे में सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन करना है, ऐसा आरबीआई ने आरईएस को कहा है, और जिसमें इसका मतलब ऐसे होता है सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन मतलब कि बैंक को क्रेडिट प्रोटेक्शन बाय करना पड़ेगा लोन पोर्टफोलियो के लिए, कोई भी एक इन्वेस्टर से, कोई इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है वो,
और इसमें ऐसा है कि जब भी ये पोर्टफोलियो में से कोई लोन डिफॉल्ट करेगी, पे नहीं करेगी वापस, तो ये जो इन्वेस्टर होगा वो कुछ परसेंटेज होगा, कुछ अमाउंट होगा, ये बैंक को ये जो भी लॉस हुआ होगा इसमें लोन पे वो वापस करेगा, मतलब बैंक को जिसे कम से कम लॉस हो। और आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो भी बैंक्स है ये सारे लेंडिंग प्रोवाइडर, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, डिजिटल लेंडिंग ऐप को इंश्योर करे कि वो सारी गाइडलाइन को फॉलो करे। सिग्निफिकेंस क्या है ये गाइडलाइन का? तो यहाँ पे कस्टमर का प्रोटेक्शन करना अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस से, ये सबसे बड़ा एम है इस गाइडलाइन का। यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर्स के पास सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उनको सब कुछ पता है कि उनकी उनके इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, किस तरह से ये लोन वर्क करेगा, कितने पीरियड की लोन है, कितना ईएमआई आएगा, तो ये सारी चीजें जो है ये कस्टमर को पता होगी। इसीलिए क्या होगा कि कोई भी लोन का मिस सेलिंग नहीं होगा। डेटा प्राइवेसी के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें ऐसा है कि जो भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी डिजिटल एप्स है जो लोन प्रोवाइड करेगी बैंक्स के थ्रू, ये जो एप्स है ये एप्स कुछ ही डेटा को स्टोर कर पाएगी, इसमें सारा डेटा उनके पास नहीं रहेगा जिससे वो और कोई कंपनी को बेच के उसका मिसयूज ना कर पाए। और इंटरेस्ट रेट जो है वो भी एक्सॉर्बिटेंट ना हो, मतलब कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कस्टमर से ना किया जाए। तो ऐसी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है उसको अटकाने के लिए ये गाइडलाइंस दी गई है कस्टमर का, जिससे प्रोटेक्शन हो। लेकिन ये इसमें कंफ्यूजन क्या है? तो कंफ्यूजन ऐसा है कि ये गाइडलाइन जो है ना वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है डेटा स्टोरेज, कॉन्फिडेंशियलिटी और जो भी एलएसपी, जो भी डिजिटल पार्टनर्स हैं उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। क्योंकि जैसे एग्जांपल के रूप में जो भी एलएसपी होंगे या डिजिटल लैंडिंग एप्स होगी, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है बोरोवर्स की उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। जस्ट बेसिक मिनिमम डेटा कुछ ही उनके पास रहेगा, बाकी सारा वो बैंक को ही सबमिट कर देंगे और अपने पास जो भी डेटा है उसे उनको डिलीट करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो भी रूल्स है ये इन लोगों को काफी स्ट्रिक्ट लग रहे हैं और कुछ क्लैरिटी इन सब चीजों में नहीं है कि किस तरह से इन्वेस्टर को एंगेज किया जाए। इन्वेस्टर जो भी होगा उसको प्रीमियम, अभी वो सिक्योरिटी ले रहे हैं, मतलब कि इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक पे करेगी कि ये लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर पे करेगा, वो प्रीमियम कितना पे करना है। तो इस तरह से सारी अभी तक जो भी क्लैरिटी नहीं है इस इश्यूज पे। सिग्निफिकेंस क्या है ये गाइडलाइन का? कस्टमर का प्रोटेक्शन करना है अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस से, जैसे कि मिस सेलिंग नहीं होनी चाहिए लोन्स की, डेटा प्राइवेसी ब्रीच नहीं होनी चाहिए उनकी, और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं चार्ज किया जाना चाहिए। और कंफ्यूजन क्या है कि ये डेटा स्टोरेज, कॉन्फिडेंशियलिटी और जो भी डिजिटल पार्टनर्स है उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये जो रूल्स है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। एलएसपी और डीएलएस जो है वो बेसिक मिनिमम डेटा के अलावा बोरोवर्स के बाकी की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है लिंगरिंग क्राइसिस ऑफ लेबर पोस्ट पैंडेमिक। हमें पता है कि कोविड पैंडेमिक आया तब लेबर क्राइसिस हुई थी, लेबर मार्केट में काफी क्राइसिस थी, काफी लोगों की जॉब चली गई और आज तक इसके इफेक्ट हमारे इकोनॉमीज में वर्ल्ड लेवल पे इसकी इफेक्ट अभी भी है। इसीलिए ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, उसने 2 रिपोर्ट पब्लिश किए हैं, जिसमें फर्स्ट रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 और दूसरा रिपोर्ट का नाम है एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक 2022। और ये दोनों रिपोर्ट जो है उससे हमें पता चला है कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट सिनारियो क्या है, उनको किस तरह से वेज मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं या पहले से कम मिल रहे हैं, और जो भी वेजेस मिल रहा है वो उनकी लाइफ सस्टेन करने के लिए इनफ है कि नहीं पेंडेमिक के बाद में। तो ये सारी चीजों पे ये दोनों ने काफी मतलब इंसाइट हमें प्रोवाइड की है। यहां से याद रखना है कि ये 2 रिपोर्ट के नाम याद रखना, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-2023 और एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2022। ये दोनों रिपोर्ट किसने पब्लिश किए हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने। रिपोर्ट क्या कहते हैं? तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो है उसमें ऐसे कहा है कि ट्विन क्राइसिस प्रोड्यूस हुई थी पैंडेमिक की वजह से। कौन सी ट्विन क्राइसिस थी? एक तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था और कोविड-19,
ये दोनों ही क्राइसिस थी और उसकी वजह से काफी डिक्लाइन आई थी, स्ट्राइकिंग डिक्लाइन, मतलब बहुत ज्यादा डिक्लाइन आई थी रियल मंथली वेजेस में, और इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है अराउंड द ग्लोब। वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है और जो मंथली वेजेस है, रियल मंथली वेजेस, उसमें डिक्लाइन आई है। अभी रियल मंथली वेजेस क्या है? एक होता है नॉमिनल वेज, मतलब कि कितना पैसा हाथ में मिल रहा है, और एक होता है रियल वेज। इसका मतलब है कि अगर मिनिमल वेज 1000 रुपीज किसी को मिल रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो ये 1000 रुपीज जो है वो बिफोर पैंडेमिक कितने प्रोडक्ट्स बाई कर पाता था, उसकी वैल्यू क्या थी, उसे अगर हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे ये फिगर को, 1000 रुपीज को, तो अभी अगर इन्फ्लेशन कितना भी है तो वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे तो ये 1000 रुपीज सपोज हो सकता है कि आज के जस्ट 500 रुपीज के बराबर हो। तो ये जो 500 रुपीज आई फिगर इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के बाद में, इसे कहेंगे रियल वेजेस। तो ये जो रियल वेजेस है वो कम हुए हैं और ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है। किस चीजों की वजह से? दो क्राइसिस, ट्विन क्राइसिस एक साथ में हुई थी, इन्फ्लेशन और कोविड-19। उसके अलावा ये रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि यूक्रेन वॉर की वजह से, और यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो आई है, मतलब कि ऑयल प्राइसेस जो हेवी, मतलब काफी महंगे हो गए हैं, ऑयल प्राइसेस काफी अप हो गए हैं, उसकी वजह से ये जो सिचुएशन है रियल वेजेस में और इकोनॉमिक स्लोडाउन में, ये ज्यादा एग्रेवेट हुई है, ज्यादा बढ़ गई है उसकी इफेक्ट। और ये जो दूसरा रिपोर्ट है एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 22, उसके अंदर ऐसे कहा है कि एशिया पैसिफिक रीजन में अराउंड 22 मिलियन जॉब्स जो है वो लॉस हुआ है, मतलब 22 मिलियन लोगों की जॉब चली गई है, उनकी जॉब लॉस हो गई है 2022 में। तो ये दो रिपोर्ट क्या कह रहे हैं? ग्लोबल वेज रिपोर्ट में कहा है कि ट्विन क्राइसिस, जो कि इन्फ्लेशन और कोविड-19 है, इन दोनों की वजह से रियल मंथली वेजेस में स्ट्राइकिंग डिक्लाइन आई है और पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है। दूसरा कि यूक्रेन का वॉर और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो भी अभी हम महसूस कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सिचुएशन और भी ज्यादा एग्रेवेट हुई है और खराब हो गई है सिचुएशन। एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक में ऐसे कहा गया है कि 2022 में एशिया पैसिफिक रीजन में 22 मिलियन जॉब्स का लॉस हुआ है, इतने लोगों की जॉब चली गई है। इंडिया में अभी क्या सिनारियो है? तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी जिसे कहते हैं, इसने कहा है कि नॉमिनल वेज जो है ये 2006 में ₹4398 था, जो कि 2021 में बढ़ के 17,017 पर मंथ हो गया है। मतलब कि रियल नॉमिनल वेजेस जो है वो बढ़े हैं, अराउंड 4,000 रुपीज से अराउंड 17,000 रुपीज है। बट अगर हम इन्फ्लेशन को ध्यान में दे तो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके जो वेज आएगा, जिसे कहेंगे रियल वेज, तो उसका जो ग्रोथ है वो -2%, -0.2% है 2021 का। मतलब कि नॉमिनल वेज बढ़े हैं बट रियल वेजेस जो है वो कम हुए हैं, जो कि 2006 में रियल वेज जो थे वो 9.3% थे। जबकि चाइना के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं तो 19 टू 2022 में ये जो इन लोगों के रियल वेज थे वो उसका ग्रोथ 2% था। मतलब कि इंडिया की हालत अच्छी नहीं है। इम्पैक्ट क्या होती है? जॉब लॉस होगा अगर, या तो वेजेस में अगर कम डिक्रीज होगा तो सबसे पहले होगा कि मिलियंस ऑफ वर्कर्स, मतलब बहुत सारे वर्कर्स होंगे, वो डायर सिचुएशन, मतलब खराब सिचुएशन में आ जाएंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ ही रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और उसके लिए वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी जो भी लो इनकम अर्नर्स होंगे उनके लिए। तो उनको जो भी पैसे मिलेंगे उसके लिए उनकी लाइफ सस्टेन करने के लिए वो काफी नहीं पड़ेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो ये जो वर्कर्स है उनकी सिचुएशन खराब हो सकती है, पर्टिकुलरली लो इनकम अर्नर्स जो होंगे उनकी। इनकम इनइक्वालिटी वो बढ़ेगी क्योंकि इन लोगों के पास बचा के कुछ भी नहीं, सेविंग्स नहीं होगी इनकी। जबकि रिच होंगे वो ज्यादा रिच होते जाएंगे और गरीब और ज्यादा गरीब होते जाएंगे, मतलब कि इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी और पॉवर्टी भी बढ़ेगी इसकी वजह से। दुनिया में
75 to 95 मिलियन पीपल ऐसे हैं कि जो कोविड-19 की वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए हैं। तो यहाँ से याद रखा है इंडिया का सिनेरियो क्या है। तो मिनिस्ट्री जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने कहा है कि रियल नॉमिनल वेजेस जो है वो 2021 में 70,017 पर मंथ थे और जो 2006 में 4,398 थे, मतलब कि नॉमिनल वेजेस बढ़े हैं। बट अगर वो उसे इन्फ्लेशन के साथ में अगर हम कंसिडर करें तो रियल वेज ग्रोथ जो है वो 2021 में -0.2% है। ये -0.2% ग्रोथ रियल वेज ग्रोथ रेट याद रखिएगा। और दूसरा कि चाइना में इस पीरियड में ग्रोथ रियल वेज ग्रोथ जो है वो 2% था। इम्पैक्ट क्या आएगी जॉब लॉस और वेजेस डिक्रीज के वजह से? तो काफी जो लो इनकम अर्नर जो है, जो वर्कर्स है जिनकी इनकम कम है, उनकी सिचुएशन खराब हो जाएगी बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग उनका बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से, और उनका सेविंग उतना होगा नहीं तो उनको कम पड़ेगा ये पैसे जो भी उनके हाथ में आ रहे हैं वो। इससे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी और पॉवर्टी भी बढ़ेगी। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं अभी क्या है। तो एशिया पैसिफिक क्वेश्चन इज एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2022 रिपोर्ट was published by ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए क्या आएगा इसका आंसर। अच्छा, अभी ही हमने किया है तो हमें पता है कि इसका आंसर है सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बट जब एग्जाम में ऐसे पूछते हैं रिपोर्ट्स के बारे में या तो इंडेक्सेस के बारे में तो वहां पे कंफ्यूजन होती है। सो आई सजेस्ट कि आप ऐसे जो भी रिपोर्ट्स आएंगे तो इंस्टीट्यूट जो भी पब्लिश करेगी वो पब्लिशर और रिपोर्ट उसके नाम का एक लिस्ट बनाते जाइए जिसको हमेशा अपने पास रखना और उसका क्विक रिवीजन करते रहना है, बार बार उसे देखते रहना है, तो ये गलती नहीं होगी एग्जाम में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।